मैं और मेरी पत्नी 6 महीने बाद ब्रेक लेकर बाहर घूमने निकले थे। हम दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। हॉस्पिटल से छुट्टियां लिए हुए बहुत दिन हुए थे। सच में उस दिन मेरी पत्नी राधिका बहुत खुश दिख रही थी। छुट्टियां बिताने के लिए मैंने खंडाला घाटी के एक गांव में पुराना फार्म हाउस बुक किया था, जहां सिर्फ मैं और मेरी पत्नी एक साथ वक्त बिता सके और इस हसीन जिंदगी में कुछ खूबसूरत यादें बना सके। हम मुंबई से शाम 4 बजे निकले थे। मुंबई से खंडाला हाईवे पर पुराने नगमे गुनगुनाते हुए दोनों बड़ी खुशी से फार्म हाउस पर छुट्टियों में क्या क्या करेंगे ये प्लान कर रहे थे। फार्म हाउस घाटी के निचले हिस्से में बसे गांव में था, इसलिए हमें जंगल वाले वीरान इलाके से जाना पड़ा था। रास्ते में एक मोड़ पर मैंने पानी पीने के लिए गाड़ी रोकी। वहां एक बोर्ड लिखा हुआ था, कोठारी फार्म हाउस 25 किलोमीटर आगे है, और वही हमारी मंजिल थी। मैंने राधिका को बोर्ड दिखाया। वह बोली, ये क्या आलोक, तुमने कौन से जंगल में वेकेशन प्लान किया है? अभी और 25 किलोमीटर गाड़ी चलानी होगी, मुझे तो अब भूख भी लगी है। मैंने कहा, सब्र रखो मेरी जान, फार्म हाउस तुम्हारे लिए कोई रेलवे स्टेशन के बाजू में नहीं बनाएगा। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे, तभी हमें सामने से एक बीड़ी पीती हुई अधेड़ उम्र की औरत आती हुई दिखाई दी। वो हमारी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी, मानो उसे जो चाहिए वह मिल गया हो। राधिका मजाक मजाक में बोली, देखो तुम्हारी पुणे वाली काकी कैसे बीड़ी पी रही है। मैंने कहा, मेरी नहीं, वो तुम्हारी मुंबई वाली काकी है, जो चुप चुप के घर के दरवाजे खिड़की बंद करके सिगरेट फूंकती है। इस बात पर हम दोनों एक साथ हंस पड़े। हमारी गाड़ी बहुत आगे आ चुकी थी। अचानक वह बीड़ी पीने वाली औरत हमें फिर से दिखी। राधिका बोली, आलोक देखो, वह बीड़ी वाली औरत इतनी जल्दी हमारे आगे कैसे पहुंच गई। उसे देखकर मुझे लगा ये कोई दूसरी औरत होगी और मैं गाड़ी चलता रहा। लेकिन मेरी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब तीसरी बार हम दोनों ने उसी औरत को सामने से आते देखा। मैंने अर्जेंट ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी और हम दोनों गाड़ी से बाहर निकले और देखा कि हम उसी मोड़ पर थे जहाँ से शुरू किया था। लगा कि हम कहीं गए ही नहीं, गाड़ी उसी मोड़ पर ही खड़ी थी। फिर जब हम उस औरत की तरफ मुड़े तब वो वहां नहीं थी, लेकिन जमीन पर आधी जलती हुई बीड़ी देखकर राधिका भूत प्रेत के डर से कांपने लगी और मुझे भी अचानक ठंड महसूस होने लगी। फिर हम दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और यू टर्न मार के गाड़ी पीछे की ओर भागा। पर कहते हैं ना, मुसीबत जब भी आती है जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। मैं तेजी से गाड़ी भगा रहा था। राधिका को डर के मारे पसीना छूट रहा था। तभी अचानक हमारी गाड़ी धक्के खाकर बंद पड़ गई। मैं कार से बाहर निकला और बोनेट खोल के चेक करने लगा, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने मोबाइल से मदद बुलानी चाही, पर ना मेरे मोबाइल में सिग्नल था न राधिका के। मैं मदद तलाश रहा था, तब तक सूरज ढल चुका था। फिर वहां पर लालटेन हाथ में लिए एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उनसे पूछा, बाबा आपके पास मोबाइल है क्या? मुझे एक कॉल करनी है, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इसीलिए हमें मदद बुलानी थी। बाबा बोले, बेटा मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं है, पर मेरा घर यही पास में ही है, चाहो तो तुम वहां चल के मेरे लैंडलाइन से फोन कर लो। मेरे पास भी कोई पर्याय नहीं था। फिर मैं और राधिका पैदल ही बाबा के पीछे पीछे चल दिए। झड़ियों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में कुछ 10 मिनट में हम उनके घर पहुंच गए। राधिका मेरे कान में धीरे से बोली, ये घर नहीं, कोई पुरानी हवेली जैसा लग रहा है। मैंने कहा, तुम्हें तो पसंद है न पुराने घर और भूतों वाली कहानियां। ये सुनते ही वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। फिर मैं चुप हो गया। बाबा ने घर का दरवाजा खोला और हम तीनों अंदर गए। अंदर घुप अंधेरा था। बाबा बोले, अरे बेटा, लगता है लाइट चली गई है, फोन सामने वाले कमरे में है, तुम वहां जाकर थोड़ी देर रुको, लाइट आते ही फोन चालू हो जाएगा, फिर तुम जिसे चाहे कॉल कर लेना। हमारे पास भी रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं और राधिका उस कमरे में चले गए और फोन के पास बैठ के लाइट आने का इंतजार करने लगे। आधा घंटा हुआ, लाइट आ नहीं रही थी। मैंने राधिका के हैंड बैग में से छोटी टॉर्च लाइट निकली और कमरे से बाहर निकल के बाबा को ढूंढने लगा। मैंने बाबा को आवाज दी पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
मैंने सोचा शायद घर के बाहर बैठे होंगे। ऐसा सोच के मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और उसी वक्त मेरी टॉर्च का फोकस दरवाजे के ऊपर टंगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गया और उसे देख के डर से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जोर से आवाज लगाकर राधिका को बुलाया और वह तस्वीर दिखाई। उसे देख के उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो तस्वीर थी उस बूढ़े बाबा की जिसने हमें उस घर में लाया था। उस तस्वीर पर चढ़ा हुआ फूल का हार सूख चुका था, बस धागा और कुछ सूखे फूल बाकी थे और उस पर तारीख 23 साल पुरानी थी, यानी कि उस बूढ़े को मर के 23 साल बीत चुके थे। हम दोनों तुरंत घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे, दरवाजा हमारे सामने एक झटके में बंद हो गया। मैंने दरवाजा खोलने में पूरी ताकत लगा दी थी, पर सब बेकार और हम उस भूतहा घर में कैद हो गए। राधिका मेरे सीने से लग के रोने लगी। डर से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, पर बुरा होना अभी भी बाकी था। घर की सारी खिड़कियां एक एक करके बंद हो रही थी, जैसे कि कोई उन्हें अपने हाथों से बंद कर रहा हो। वो खौफनाक मंजर देखकर हम दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि काटो तो बदन में खून नहीं। राधिका और मैं दरवाजे के पास थर थर कांपते जमीन पर बैठे हुए थे। हमारी टॉर्च की चार्जिंग भी खत्म हो रही थी और शायद वहां पर जो कोई भी था वह भी टॉर्च खत्म होने का ही इंतजार कर रहा था। हमारे सामने रखी आराम कुर्सी घिरे घिरे हिल रही थी, जैसे कि उसमें कोई बैठा हो। हमारी निगाहें भी उसी कुर्सी पर थी। अब तक कमरे में सिर्फ 2 लोगों की सांसों के चलने की आवाज थी, एक मेरी और एक राधिका की। थोड़ी ही देर में हमारी टॉर्च बंद हो गई और कमरे में नरक का अंधेरा छा गया था और फिर मुझे राधिका की आवाज आई, उठो आलोक उठो, जल्दी उठो, फार्म हाउस आ गया है। मेरी आंख खुली तब मैं कार की पिछली सीट पर सो रहा था और तब मुझे पता चला कि सब एक भयानक सपना था।